नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी हर सावधानी का पालन कड़ाई से करते रहें। कोविड संक्रमण के नए लक्षणों को कैसे समझें, वैक्सीनेशन क्यों अपनाएं और क्यों अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। कोविड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले विशेषज्ञ मेहमान। हमारी फोन लाइनें भी खुल चुकी है, इसका नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़कर अपने सवाल हमारे साथ रख सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमृतपाल। Thank you, Arindra. Well, over the next 1 hour, as Arindra said, we'll talk about COVID-related issues. Any questions that you might have, you can call on the numbers being flashed or at the bottom of your television screens, or you can log on to our Facebook page. Go to the comments section there. In the Doctor Speak would be pinned there. Go to the comment section, type your comment there, your question there as a comment, and we'll take it up and ask these questions directly to the panel of experts who are eminent doctors that we have. In fact, let me introduce my guest this afternoon. I have with me Dr. Sanjeev Sinha. He's a professor of medicine at the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS. Also, we have Dr. Aruna Nigam. She's a professor and unit in charge of the Department of Gynecology at the Hamdard Institute of Medical Sciences and Research in Delhi. I also have with me Dr. D.K. Gupta, Chairman and Managing Director, the Felix Hospital in Noida. Dr. Gupta, I understand, is an expert of children. Arindra. Arindra, would you want to begin? बिल्कुल डॉक्टर संजीव सिन्हा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, किस तरीके से देखा जाए, अब लगातार मामले तो कम हो रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की लगातार सरकार की कोशिश है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कल ऐलान किया है कि अब आने वाली 21 तारीख से देश के सभी जगहों पर 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन अब फ्री रहेगा। अपने आप में एक बड़ा और महत्वाकांक्षी तरीके से हम कदम आगे बढ़ाते हुए इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं अब ये पूरा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है हिंदुस्तान की आम जनता को मदद करने जा रहा है इस कोरोना के खिलाफ जंग में? डॉक्टर सिन्हा। गुड आफ्टरनून। देखिए, दिस इज वेरी गुड न्यूज। कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने किया है और आप देखिए कल उन्होंने कहा है कि पूरे कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी और ये भी उन्होंने बताया कि स्टेट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करके वैक्सीन देगी और इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्होंने 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी कोटा दिया है, जिसमें अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लगवाना चाहता है और उसके लिए भी सीलिंग कर दी है, पैसे की कॉस्ट की सीलिंग करी गई है। ये कोवैक्सीन की प्राइस बताए गए हैं और जितना भी प्राइस है उससे 150 रुपीज सर्विस चार्ज के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है, तो दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर कंट्री। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा, देखिए हमारी कंट्री में इस समय 3 वैक्सीन है जो अवेलेबल हैं, तो मैं ब्रीफली उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो कोवैक्सीन है, दैट इज मेड बाय भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद ICMR, और ये वैक्सीन जो है इसकी 2 डोज दी जाती हैं। बेस लाइन देते हैं हम इंट्रामस्कुलर और उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज दी जाती है। और दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, इसकी भी 2 डोजेस हैं और दिस इज मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो इसमें भी देखिए 2 डोजेस हैं, एक डोज हम बेस लाइन देते हैं और एक डोज हम 3 से 4 महीने के बाद देते हैं। तो यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, काफी लोगों में ये क्वेश्चन है लोगों के माइंड में कि इसमें डोज पहले हम 4 से 6 हफ्ते के बाद देते थे और अब क्यों डिले करा गया है। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि यूरोप में एक स्टडी हुई थी दिसंबर में और जनवरी में, इंग्लैंड में एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया था कि अगर आप एक डोज देते हैं और उसके बाद आप कोविशील्ड की, तो उसका इफेक्ट देखा गया कि 80% के अराउंड एंटीबॉडीज बॉडी में आ जाते हैं जो कि 3 से 4 महीने तक परसिस्ट रहते हैं। तो ये देखा गया कि इवन प्रोलॉन्ग रहते हैं, लेकिन ये देखा गया कि 4 महीने तक वो एंटीबॉडीज जो हैं जो 80% के अराउंड एफिकेसी देते हैं बॉडी को,
अगेंस्ट कोविड से फाइट करने के लिए। तो उनको उसके बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने, फिर ये स्टडी पब्लिश भी हुई लैंसेट में, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंडियन गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन दी कि आप पहली डोज कोविशील्ड की लेते हैं उसके 3 से 4 महीने के बाद डोज ले सकते हैं, और ये पूरी तरह से सेफ है। और तीसरी वैक्सीन देखिए हमारे कंट्री में है, स्पुतनिक वी वैक्सीन है, और ये अवेलेबल हो गई है। अभी तो ये इंपोर्ट करी गई है रशिया से, बट वेरी सून इंडियन गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कई कंपनीज को बनाने के लिए, और बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से जुलाई के मिड ऑफ जुलाई तक इसका भी इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोवाइड कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट को। तो उसमें हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन बाय मिड ऑफ जुलाई और लेट जुलाई हम लोग के पास कई वैक्सीन आ जाएंगी, और पर डे जैसे बताया गया है कि हम लोग लगभग 1 करोड़ वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं बाय एंड ऑफ जुलाई। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और स्पुतनिक के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी भी 2 डोजेस हैं, और एक डोज हम देते हैं बेसलाइन, और उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज देते हैं। और इसमें 2 चीजें हैं कि ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, और दूसरा ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो लिक्विड फॉर्म में जो वैक्सीन है उसको हम अराउंड 17 डिग्री -17 पे फ्रीज करते हैं, और जो पाउडर फॉर्म है उसे हम नॉर्मल फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये तो 3 वैक्सीन हमारे कंट्री में है। और मैं साथ में बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने फाइजर और मॉडर्ना के साथ काफी हाई लेवल की बातें, हाई लेवल पर टॉक्स चल रही है, और इस बारे में भी वेरी सून वी विल गेट द गुड न्यूज, और वी विल गेट द होपफुली विल गेट दिस वैक्सीन इन इंडिया आल्सो। और फिर जायडस जो है ये कंपनी इंडिया की है, और इसने भी काफी एडवांस स्टेज में इसकी वैक्सीन है जो मेड इन इंडिया है, वो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। और साथ में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बच्चों में भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। जो 3 सेंटर हैं कंट्री के, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना एंड मिम्स नागपुर, ये 3 हॉस्पिटल हैं कंट्री में जहां पर 525 बच्चों में ये ट्रायल शुरू हुआ है। और इसको 3 तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया है कि 12 से 18 साल के बीच, और फिर 6 से 12 के बीच, और 2 से 6 साल के बच्चों के बीच में ट्रायल करा जाएगा। तो अभी देखिए मंडे से एम्स न्यू दिल्ली में भी ये ट्रायल शुरू हो गया है, और अभी हम लोग पहले फेज में 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें हम टेस्ट कर रहे हैं। और इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया जिन बच्चों में कोविड निगेटिव हैं, सॉरी जो कोविड निगेटिव हैं और साथ में कोविड एंटीबॉडी भी उनका निगेटिव है, उन बच्चों को इसमें हम ट्रायल में ले रहे हैं। और ये फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल करा जा रहा है आफ्टर परमिशन फ्रॉम DCGI, और बहुत ही जल्दी 3-4 महीनों के अंदर इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो बच्चों में भी हम 2 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में भी हम इंडियन वैक्सीन को दे सकते हैं। ओके, और प्रोफेसर सिन्हा ये बच्चों वाला दोबारा विस्तार से बता दें, ट्रायल कैसे हो रहा है? देखिए ये मैं बताना चाहूंगा कि अबाउट 3-4 वीक्स बैक जो हमारा भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड है, जिनकी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है एडल्ट्स में, कोवैक्सीन, तो इसको जो है इन्होंने पहले भी सबमिट किया था फरवरी में DCGI में इस प्रोजेक्ट को। जो प्रोजेक्ट है कि 2 से 18 साल के बच्चों में भी पीडियाट्रिक स्टेज ग्रुप में भी वैक्सीन दी जाए। और देखिए ये राइट है बच्चों का, क्योंकि हम उनको लॉन्ग टाइम तक घर पर नहीं बैठा सकते हैं, उनका स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, प्लेग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं, अपने बच्चों फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, वो एक घर में ही सिकुड़ कर बैठ कर रह गए हैं जी। तो ये देखिए एक तरह से आने वाले समय में बहुत ही जरूरी है। और ये भी बिल्कुल, ये सर डॉक्टर सिन्हा आप बहुत सही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि बच्चों पे भी इस महामारी का एक बड़ा असर पड़ा, और निश्चित तौर से उस पॉपुलेशन को भी हमको वैक्सीनेट करने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगा, इस बीच में डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपको क्या लगता है जो आज से जो बात प्रोफेसर सिन्हा कह रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन के भी ट्रायल की जो शुरुआत हुई है, ये भारत के लिहाज से कितनी बड़ी एक उपलब्धि की ओर बढ़ते हुए कदम के तरीके से, क्योंकि बच्चों को भी वैक्सीनेट करके रखना और उनको बचा के रखना है संक्रमण से, ये भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चों की जो आबादी है वो बड़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है हमारे देश में, और लगभग 12 से 18 साल की उम्र में ही 15 करोड़ के आसपास बच्चे आते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों की, तो रफली 30-40 करोड़ के आसपास बच्चे आते हैं। तो इनको अगर हम इम्यूनाइज नहीं करते तो ये लोग हाईली रिस्क पे रहेंगे और ससेप्टेबल रहेंगे। जब भी कोई थर्ड वेव या फोर्थ वेव आएगी तो इनको इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो उस खतरे को कम करना है, उस खतरे को रोकना है और थर्ड वेव से बचना है, तो हमें डेफिनेटली बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ट्रायल्स करने पड़ेंगे। जैसे फाइजर ने ऑलरेडी अप्रूव करा ली वैक्सीन, जो एफडीए अप्रूव कराई है 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए। ऐसे ही हमारे देश में जाइडस कैडिला का ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा जो 12 से 18 साल के बच्चों पे, उसके अगले 2 हफ्ते में कंपनी अपनी जो रिपोर्ट है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को और डीसीजीआई को सबमिट कर देगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लग रहा है जुलाई अगस्त में इस वैक्सीनेशन का प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा टीनेजर्स बच्चों में। जो रही बात बच्चों की हमारी 2 से लेकर 18 साल के लिए, तो उसके लिए 512 बच्चों में ट्रायल स्टार्ट हो गया है। 3 एज ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया गया है। एक 2 से 6 वर्ष के हैं, दूसरे 6 से 12 वर्ष के हैं और तीसरे 12 से 18। पहले हमें 12 से 18 वर्ष पे हम ट्रायल करेंगे और बच्चों को सेफ्टी और एफिकेसी देखने के बाद फिर छोटे सब ग्रुप पे ट्रायल करेंगे। ट्रायल एम्स में, दिल्ली में, एम्स पटना में, इसके अतिरिक्त नागपुर में 4 हॉस्पिटल्स में ट्रायल किए जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि बच्चों को पहले हमें स्क्रीन करना पड़ता है, उनमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं, बच्चे हेल्दी हैं। उसके अलावा उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं कि बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड तो नहीं है, और उसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं कि उनके अंदर एंटीबॉडीज बनी तो नहीं है। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंसेंट फॉर्म्स हैं उनसे साइन कराते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी की रिसेंट खबर बता रहा हूं आपको कि एम्स दिल्ली में भी 8 जून को ही वैक्सीन दे दी जाएगी। जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनको हम आज ही वैक्सीन दे देंगे, और ये प्रक्रिया उसके लिए 20 से 30 बच्चों के स्क्रीन कर लिया गया है। तो आज वैक्सीनेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। उसका उनकी एक मॉनिटरिंग होती है साइन और सिम्टम्स के लिए वैक्सीन की, और उसका मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है इस ट्रायल में कंप्लीट होने में, जो कोवैक्सीन का ट्रायल है, 6 से 8 महीने का समय लगेगा इसके रिजल्ट आने में। चले प्रोफेसर अरुणा, I want to come to you about a second category of people who would want to get vaccinated, but there are trials going on not in India but abroad, is pregnant women. We'll talk about that, but there's one viewer who's calling us. Let's first take the question of that viewer. हमारे साथ में विश्वनाथ हैं, दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। विश्वनाथ जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मेरी सिस्टर 60 साल की उम्र है और उन्होंने 13 अप्रैल को फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया था। 13 मार्च को फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया था। इसके बाद 4-5 अप्रैल में उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी। एक दिन के लिए फीवर आया था, थोड़ा लूज मोशन हुआ था और थोड़ी वॉमिटिंग हुई थी। लेकिन वो 2-3 दिन और थोड़ा उनकी महक भी नहीं आ रही थी नाक में, लेकिन 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब उनका सेकेंड डोज जो है, अब उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया था उस वक्त, तो ये सिम्टम तब मालूम नहीं थे, तो अभी उनका कोई वो भी नहीं हुआ, अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, सेकेंड डोज वो कब ले सकते, कैसे ले सकते, ये जानना चाहिए। प्रोफेसर अरुणा, वुड यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन प्लीज? ये क्योंकि एक तो इनका प्रूव नहीं था कि इनको कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था, तो 13 मार्च को इन्होंने लिया था, तो ये 13 जून या 15 दिन और आगे कर देते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं अप्रैल में हुआ था, तो पिछले इन्फेक्शन से अगर हम उसको इन्फेक्शन भी माने तो 8 हफ्ते का डिफरेंस होना चाहिए। और कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज देते हैं उसमें भी 3 महीने का डिफरेंस जो नया आया है उसके अनुसार होना चाहिए। तो वो एनी टाइम एट द एंड ऑफ द जून वो कभी भी सेकेंड डोज ऑफ वो ले सकती हैं कोविशील्ड की, कोई दिक्कत नहीं है। चले, all right, Dr. Aruna, would you want to speak about the vaccination for pregnant women? Lactating mothers have been allowed in our country to get vaccinated, but the pregnant women have not been allowed as yet by government guidelines. What is the status on that? What are the reports saying about the trials being done abroad? Has it been permitted abroad? Could we hope in the near future that vaccination could be open to pregnant women as well? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेग्नेंट गर्भावस्था में कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल देने में किसी भी सोसाइटी को, किसी भी संस्था को काफी ट्रायल्स के अंदर जाना पड़ता है। और जो कि कोविड की वैक्सीन जितनी भी आई हैं वो एक तरीके से इमरजेंसी शेड्यूल की तरह
लागू हुई हैं, क्योंकि हमें इस बीमारी से लड़ना है। और प्रेगनेंसी एक रिस्क कैटेगरी भी है जिसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन कभी कभी इसका भीषण रूप से भी हमने देखा है कि ज्यादा खतरे वाली बात भी हो सकती है इसमें, और उसमें माँ के अलावा बच्चे को भी खतरा रहता है। तो इसके लिए भारतवर्ष में तो नहीं, लेकिन यूएस और यूके में ट्रायल्स हुए हैं जिसमें उन्होंने 30,000 से, मॉडर्ना वैक्सीन ही लगाई, फाइजर की लगवाई गई थी mRNA बेस्ड वैक्सीन जो कि सेफ है, तो 30,000 प्रेग्नेंट फीमेल्स में लगाई गई। कुछ की स्टडीज अभी उन्होंने रिजल्ट्स भी दे दिए जिसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देखा गया है। और यूएस और यूके ने आरसीओजी के अभी 10 दिन पहले ही नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान इसको अप्रूव करा हुआ है। भारतवर्ष में जहां तक बात कहें तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी सोसाइटी जो है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसने तो कहा हुआ है, उसने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि हम प्रेगनेंसी के दौरान लगा सकते हैं कि नहीं। उस पर मीटिंग भी होने वाली है जी। मेरे ख्याल से निकट भविष्य में हफ्ते 10 दिन में इसके बारे में भी क्लियर कट गाइडलाइंस आ जाएंगी। लेकिन इस दौरान मैं ये कहना चाहती हूँ, मान लीजिए कि कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो गई वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाने, कुछ क्वेश्चन हमारे जहन में बहुत जरूरत से ज्यादा आ जाते हैं कि कोई फीमेल जो है मान लीजिए पहली वैक्सीन ली और प्रेग्नेंट हो गई, तो अब उसकी सेकेंड वैक्सीन कब लगनी चाहिए, ये जहन में बहुत बात है। तो ऐसा देखा गया है कि पहले 3 महीने में हम जनरली कोशिश करते कि पहले 3 महीने में कुछ ना लगाएं, लेकिन अगर उन्होंने एक वैक्सीन जैसे कोविशील्ड की लगाई हुई है, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो 3 महीने में दूसरी डोज अपने शेड्यूल के दौरान ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी विकार नहीं देखा गया है जितनी भी स्टडीज बाहर की कंट्रीज में हुई हैं। और प्रेगनेंसी अगर इस दौरान हो गई है तो ये एमपीपी का भी इंडिकेशन नहीं बनता है। प्लीज आप इस बात को अपने जहन में रखिए कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो आपको ये नहीं कि इसके लिए अबॉर्शन, कोई मेरे बच्चे को रिस्क हो जाएगा इसके लिए अबॉर्शन के लिए जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और पहले 3 महीने के बाद तो आप बिल्कुल सेफ है, आप आराम से इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। जैसे अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो इन सब ये लेडीज जो हैं ये वैसे भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। तो ऑल्दो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी अप्रूवल नहीं है, बट स्टिल पॉलिसी। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात करें डॉक्टर अरुणा इस बात को लेके कि भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो स्थिति आपने बताई उसके आधार पर आगे जा सकते हैं। कॉलर पंकज यादव गोपालगंज बिहार से इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ में मौजूद है। पंकज जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी आंटी है जिनका एज 45 ईयर्स है और वो शुगर की पेशेंट है पिछले 10 सालों से, और उनको गैस की दवाई से और डिस्प्रिन से एलर्जी है, तो क्या वो वैक्सीन के लिए जा सकती हैं? डॉक्टर गुप्ता, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि जितनी कोमॉर्बिड बीमारियां, चाहे डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, आपको अर्थराइटिस है, आपको किडनी में ट्रांसप्लांट किया, कैंसर है, डायलिसिस पे है, तो ऐसे सारे लोग हाई रिस्क लोग हैं, इनको वैक्सीन प्रायोरिटी भी लगानी चाहिए, मतलब पहले लगानी चाहिए। बिकॉज अगर इनको कोरोना होता है तो उसमें चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशन और डेथ के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको तुरंत वैक्सीन लगानी चाहिए। और खास करके दूसरी जो बात सवाल पूछा उन्होंने कि इनको कुछ दवाइयों से एलर्जी है, तो किसी भी दवाई से एलर्जी, जब पेनिसिलिन है, सल्फर ड्रग्स हैं, या आपको गैस्ट्राइटिस की दवाई से एलर्जी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को नहीं लगानी है जिसको वैक्सीन कंस्टिट्यूएंट, वैक्सीन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनसे कोई एलर्जी है, या किसी को फर्स्ट डोज लगने के बाद सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, या किसी की एज 18 ईयर से कम है, और जो करंट गाइडलाइंस है कि उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको वैक्सीन नहीं लगानी, या आप वैक्सीन जब लगाने जा रहे हैं तो उस समय आपको खांसी जुकाम बुखार या कोई सीरियस इलनेस है, ये 5 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें आपको वैक्सीन नहीं लगानी। उसके अतिरिक्त सभी केसेस में वैक्सीन लगानी है। अगर आप ब्लड थिनर पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लड थिनर पे वैक्सीन लेनी है। हाँ, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग ले रहे हैं कि कैंसर के लिए या किसी अर्थराइटिस के लिए या रिनल ट्रांसप्लांट केसेस में, तो जरूर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। उस केसेस में हो सकता है कि आपको अपनी स्टेरॉइड थेरेपी 2 हफ्ते के लिए बंद करनी पड़े, उसके बाद आपको वैक्सीन लगाना हो। तो कृपया करके वैक्सीन जरूर लगाएं, ये सब मिथ हैं, इनसे मतलब दूर रहें। जी,
प्रोफेसर सिन्हा, एक महत्वपूर्ण चीज ये कि जिसका जिक्र आपने पहले कहा कि अभी हिंदुस्तान में कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल है और सरकार का फोकस ये है कि जो ऑप्शंस है वैक्सीन के उनको तेजी से बढ़ाया जाए। इस लिहाज से जो दुनिया में अन्य देशों में जिन वैक्सीन को अनुमति मिल गई है उनको भी भारत में अनुमति देने की प्रक्रियाओं पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस लिहाज से ये बात कही जा रही है कि वो सिर्फ एक ब्रिज ट्रायल किया जाएगा जिसके बाद उस वैक्सीन को हम अनुमति दे सकते हैं। इसको लेकर लोगों के मन में सवाल है, कुछ दर्शक इसको भी जानना चाहते हैं कि ये जब ब्रिज ट्रायल होगा ऐसी वैक्सीन को लेके उसके बाद हम अनुमति देंगे तो ये कितना सुरक्षित होगी ये वैक्सीन, क्या इसमें किसी प्रकार की खतरे की कोई बात होगी? डॉक्टर देखिए, इस बारे में मैं बहुत ही क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि DCGI ने 2 वैक्सीन जो है फाइजर और मॉडर्ना, दोनों मेड इन US हैं, तो इन दोनों को ब्रिज ट्रायल के लिए बाईपास कर दिया। उन्होंने कहा आपको ब्रिज ट्रायल इंडिया में करने की जरूरत नहीं है। और क्यों? इसमें क्या होता है ब्रिज ट्रायल? ब्रिज ट्रायल ये होता है कि आप अगर आपकी वैक्सीन किसी और कंट्री में बनी है तो जिस कंट्री में आप वैक्सीन सप्लाई करते हैं वहां पर आपको ट्रायल करना पड़ता है और कुछ डेटा जनरेट करना पड़ता है और उस बेसिस पर फिर DCGI आपको परमिशन देता है ब्रिज ट्रायल के लिए कि आपको अब हम परमिशन देते हैं, नाउ यू कैन सेल योर वैक्सीन इन आवर कंट्री। तो वो चीजें जो होती हैं, अब क्या करा है DCGI ने, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इंडिया में, उन्होंने कहा है कि अगर WHO ने या जिस कंट्री में ये वैक्सीन ओरिजिनेट हो रही है, जहां पर मैन्युफैक्चर्ड हुई है, अगर उस कंट्री ने परमिशन दे दी है इसको यूज के लिए तो हम ब्रिज ट्रायल वाले रूल को बाईपास कर देंगे। तो अभी DCGI ने मॉडर्ना और फाइजर को, क्योंकि ये WHO से भी अप्रूव्ड है और साथ में अमेरिका की FDA जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने भी इसको अप्रूव कर रखा है, इसलिए ब्रिज ट्रायल के लिए इन्होंने बाईपास कर दिया और परमिशन दे दिया है कि ये जैसे ही गवर्नमेंट से इनके एग्रीमेंट हो जाते हैं ये डायरेक्टली इंडिया में सप्लाई करते हैं और उसके बाद ये हम लोग अपनी पॉपुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। प्रोफेसर अरुणा, लैक्टेटिंग मदर्स को लेकर एक सवाल आया। राजेश आर प्रसाद आस्क्स ऑन आवर फेसबुक पेज and if you could answer in Hindi because the question is in Hindi. It says, दूध पीते बच्चे की माँ को यदि टीका लगा है तो क्या माँ के दूध के माध्यम से बच्चे को भी टीके का फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, राजेश नाम है ना शायद इनका। हाँ तो राजेश जी, ये बहुत जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उससे माँ के अंदर जितने भी एंटीबॉडीज बनते हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए स्तनपान का ये सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर माँ को वैक्सीन लगा है और उसके अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आई है तो वो ट्रांसफर होने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, हमारे पास स्टडीज में नहीं आया, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर माँ को वैक्सीन लगा है तो माँ से बच्चे में एंटीबॉडीज जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और उससे नवजात शिशु को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए आपकी जो पत्नी है जो है वो वैक्सीन जब लगवाया है तो कृपया स्तनपान कराना बंद ना करें। ये बहुत जरूरी आवश्यक सूचना मैं देना चाहती हूँ कि स्तनपान कराते वक्त अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाया है तो आपको स्तनपान कंटिन्यू करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है, उसे स्टॉप नहीं करनी है। इससे बच्चे को फायदा ही मिल सकता है, किसी भी प्रकार के नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं है। Professor Aruna, then let me ask you, you saying that there is no data on that, but you expect that the antibodies produced in the mother due to vaccination will get transferred to the child through the mother's milk. On what basis do you say that? Other vaccinations or other antibodies not related to COVID, if they are in adult mother, do they also get transferred to the child through the mother's milk? Yes, you are absolutely right. तभी तो हम मदर का वैक्सीनेशन, जैसे DPT का वैक्सीनेशन है, DTaP के नाम से अब जो स्टार्ट हुआ है, जिसको हम करीब 28 हफ्ते से 36 हफ्ते के बीच में लगवाने की सलाह देते हैं, जो कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए होता है।
तो क्योंकि अगर आप बच्चे के वैक्सीनेशन का शेड्यूल देते हैं तो जन्म के दौरान उसे पोलियो की ड्रॉप्स खिलाई जाती हैं, उसे बीसीजी का वैक्सीन लगता है और हेपेटाइटिस का टीका लगता है, लेकिन डीपीटी का वैक्सीनेशन नहीं लगता है। तो जो डीपीटी का वैक्सीनेशन है 6 हफ्ते पे लगता है और 6 हफ्ते तक बच्चे का प्रोटेक्शन इन डिजीजेस से माँ के द्वारा ट्रांसफर हुई एंटीबॉडीज के कारण ही होता है। और ये बहुत जरूरी है कि माँ का वैक्सीनेशन जो है डी टैप से जरूर हो। जैसे इन्फ्लुएंजा है, वो भी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम तीसरे महीने में कहते हैं कि उसका भी वैक्सीन लगाया जाए। तो ये सारे एंटीबॉडीज जो है बच्चे में ट्रांसफर होते हैं जिससे बच्चा प्रोटेक्ट रहता है। तो प्लीज जो माँ के अंदर चीजें बन रही हैं एंटीबॉडीज, वो तो ट्रांसफर होनी ही होनी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, बच्चों के इलाज को लेकर जो बात डॉक्टर अरुणा कह रही है, इस बात को थोड़ा सा और अलग तरीके से आप समझाने का प्रयास कीजिए कि कई बार कोविड की वजह से जो माएँ हैं वो बच्चे को स्तनपान कराना बंद कर रही है अगर उनको कोविड हुआ है। तो ये स्थिति को लेकर, और दूसरी स्थिति जो इस बात का जिक्र अभी कर रहे थे कि अगर वैक्सीन का मसले में भी कई लोग अगर बंद कर रहे हैं, तो ये स्थिति कैसे बच्चों के साथ संभाला जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए और कि बच्चों को हम स्तनपान भी करा सकें, इसके साथ साथ उनको कोविड के संक्रमण से बचाया भी जा सके। बिल्कुल, डॉक्टर अरुणा ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तो बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, कंसेप्शन को प्लान कर रही हैं, उनको भी वैक्सीन तुरंत लगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सिंगल डोज लग गई या दोनों डोज लग गई तो जो गर्भावस्था के दौरान उनका जो शिशु होगा वो भी फीटस जो है प्रोटेक्ट रहेगा कोरोना से। और इवन बाद में अगर डिलीवरी होती है तो उसको भी कुछ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी प्लेसेंटा के रूट से मिल जाती हैं। ऐसे ही जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए 6 महीने तक, तो अगर मदर को कोविड हो गया है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी है, रोमिंग इन करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इतने छोटे बच्चे को मदर से अलग कर लिया जाए। और बच्चों में नॉर्मली अगर कोविड इन्फेक्शन होता भी है, और खास करके इस छोटे एज ग्रुप वाले बच्चों में, इन्फेंट्स में, लेस देन 1 ईयर वालों में, उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम है, तो इसलिए रेयरेस्ट है, मतलब कम क्या है ही नहीं, ना के बराबर है। तो इसलिए बच्चों को प्रोटेक्शन जरूर देनी है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, डेफिनेटली उनके लैक्टेटिंग मदर का जो है ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटीबॉडीज उन बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगी। और जो नेचुरल इन्फेक्शन भी अगर किसी को हो गया कोविड का, उसके अंदर भी जो नेचुरल एंटीबॉडी मदर के अंदर बनी हुई है वो भी उसके मिल्क के माध्यम के बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगी। तो इसलिए बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बंद करनी है, बिकॉज अगर ब्रेस्ट फीडिंग बंद करेंगे तो बच्चों को और बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में खाली कोविड की एंटीबॉडीज नहीं, उसके अतिरिक्त और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो बच्चे को दूसरी बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा मल नरिशमेंट से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर। तो ऐसी बहुत सारी फायदे हैं हमें ब्रेस्ट फीडिंग से, जो मदर्स को करानी चाहिए, किसी भी हालत में छोड़नी नहीं। हम इवन HIV के पेशेंट्स में भी ब्रेस्ट फीडिंग को मना नहीं करते हैं। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तरीका यही है कि अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो अभी आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही गाइडलाइन आ जाएंगे। जैसे हम फ्लू शॉट, जैसे मैडम ने बताया, फ्लू शॉट हम लगाते हैं प्रेगनेंसी में, ऐसे ही सेम वैक्सीन कुछ दिनों के बाद ट्रायल जैसे कंप्लीट होंगे तो इंप्लीमेंट हो जाएगी, सेम शेड्यूल आ जाएगा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। और अतिरिक्त अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले ही वैक्सीन लगवा लें। अगर आपने सिंगल डोज लगा दी तो भी आपका फीटस प्रोटेक्टेड रहेगा। डॉक्टर गुप्ता, देन लेट मी आस्क यू दैट इफ a lactating mother gets infected, she contracts COVID, should she continue feeding the child during her infection? बिल्कुल, जैसा मैंने फिर बता रहा हूं कि अगर मदर को कोविड हो गया है तो बच्चे को फीड कराने में कोई ही प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम बच्चे और मदर को अलग नहीं कर सकते कि उनके यहाँ दोनों का doesn't that put the child at risk of contracting the infection? बिल्कुल, लेकिन आपको पता है अगर मदर को इन्फेक्शन हुआ है तो नॉर्मली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कोविड का 2 से लेकर 14 दिन तक का होता है, एवरेज 5 से 6 दिन होता है। जब तक मदर को सिम्टम्स आते हैं, जब तक हम मदर की डायग्नोसिस करते हैं, तब तक बच्चा ऑलरेडी मदर के कॉन्टेक्ट में आ चुका होता है। मोस्ट प्रोबेबली ही और सी हैज एक्वायर्ड द इन्फेक्शन। तो ऐसा नहीं बच्चे ने इन्फेक्शन एक्वायर नहीं किया, लेकिन अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर रहे हैं तो बच्चे को दूसरे जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं उनसे नहीं मिल पाएगा, बच्चा मल नरिश हो सकता है। इसके अलावा जो कोविड का जो एंटीबॉडी मदर के अंदर बन रही है वो भी ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी। ठीक है प्रोफेसर सिन्हा, एक महत्वपूर्ण सवाल दर्शक हैं आर.के. गोयल, वो फेसबुक पेज पे हमारे पूछ रहे हैं कि जब हम पूरे देश की आबादी को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम डिमांड सप्लाई की लिहाज से हम ज्यादा संख्या में वैक्सीन उत्पादन की बात कर रहे हैं,
क्या ऐसे में उनको उस वैक्सीन की क्वालिटी को लेकर उनके मन में शंका और शुबा है कि क्या जब हम ज्यादा मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं तो कहीं क्वालिटी से तो समझौता नहीं होगा? किस तरीके का आप बात रखना चाहेंगे कि वैक्सीन प्रोडक्शन में कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइजेस नहीं होते हैं? डॉक्टर सिन्हा। नहीं, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली और भी कंपनीज को दे दिया है लाइसेंस कि आप भी वैक्सीन बना सकते हैं। अब जो है कुछ नए प्लांट भी गवर्नमेंट ने उनको भी ऑथराइज कर दिया है कि आप भी वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो तो जो भी क्वालिटी है वैक्सीन की उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये continuous process है और there is a kind of protocols. So they are following all the protocols during manufacturing of the vaccine. And किसी को ये डाउट नहीं करना चाहिए कि बल्क में बन रहा है या लार्ज अमाउंट में वैक्सीन बन रही है तो वैक्सीन से कंप्रोमाइज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन तो सेम रहेगी, बिल्कुल ही हर एक वैक्सीन की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी रहेगी, क्योंकि उनको कई फेजेस से होके गुजरना पड़ता है क्वालिटी चेक करने के लिए। तो वो क्वालिटी चेक जब हो जाती है, जब अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद ये वैक्सीन मार्केट में आती हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती हैं और तब जितने भी सेंटर्स हैं उन पे जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि ये किसी के मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये क्वालिटी से कंप्रोमाइज करी जाएगी। जी डॉक्टर अरुणा, एक सवाल ये कि जो नेजल वैक्सीन का ट्रायल्स चल रहे हैं उसको लेकर भी लोगों के मन में है कि क्या आने वाले समय में जब वो अप्रूव हो जाएगी क्या वो भी उतनी ही प्रभावी होगी? जो वैक्सीन हमको टीके के तरीके से दी जाती है वो उतना एंटीबॉडीज बनाती है, उतनी प्रभावी होती है, क्या उतनी ही नेजल वैक्सीन भी होगी? हाँ, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट किया था कि नेजल स्प्रे वाला वैक्सीन की उपलब्धि जल्द ही कराई जाएगी और इस पे कई सारे ट्रायल्स भी चल रहे हैं। और ये कहते हैं कि जब वो नाक में स्प्रे डालते हैं तो उससे जो एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं तो उससे उनका इफेक्ट जो होता है लोकल इम्यूनिटी पे भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो कह रहे हैं कि शायद इसकी इफिकेसी भी ज्यादा होगी और इसकी कॉस्ट भी कम होगी। ये तो हम आगे जाके मालूम चलेगा कि किससे कितने एंटीबॉडी बन रहे हैं। और असल में अगर आप देखिए कि एक लिमिट के आगे एंटीबॉडीज कितने बनते हैं उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आपको बहुत लंबे ट्रायल के बाद ही मालूम चलेगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफिकेशियस है, राइट। तो इस वक्त जितनी भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन ज्यादा अच्छी बन जाएगी, दूसरी वैक्सीन कम अच्छी बनेगी। ये तो आपको लॉन्ग टर्म में ही मालूम चलेगा। बट ये नेजल स्प्रे वाला वैक्सीन का जो ऑप्शन आया है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया है और हो सकता है हमारे भारतवर्ष में इंडिजिनस भी इसकी निकट भविष्य में उपलब्धता हो जाए। ओके डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल दर्शक हमारे जानना चाहते हैं फेसबुक पेज पे। सनी शर्मा है, वो ये कह रहे हैं कि कई लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद भी कोविड हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, मन में भ्रम होता है कि क्या ये वैक्सीनेशन इतना सुरक्षित है क्योंकि बावजूद उसके लोगों को कोविड हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहूंगा जो वैक्सीन जो आपको फायदा देती है वो 3-4 तरह के फायदा देती है। एक तो पहला, वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है और मोस्ट प्रोबेबली नेजल वैक्सीन इसमें इफेक्टिव होगी। लेकिन जो अभी तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, ये इन्फेक्शन से आपको नहीं बचाती हैं। ये आपको बचाती हैं बीमारी से या बीमारी की सीवियरिटी से या उसके कॉम्प्लिकेशन से या डेथ से। तो अगर आपने वैक्सीन ली है, 2 डोज ली है, तो चांसेस हैं कि अगर आपको पहले तो बीमारी होने के चांसेस कम है, दूसरा अगर बीमारी होगी भी तो कॉम्प्लिकेशन जैसे ARDS है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस हैं, ये कम होंगे, ICU स्टे कम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम होंगे और डेफिनेटली आपकी डेथ नहीं होगी। मतलब वैक्सीन आपकी मृत्यु को जरूर बचा सकती है। कुछ केसेस में जरूर 2 डोज लगने के बाद डेथ हुई है, उनके साथ कुछ अलग तरीके से, बिकॉज उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन ज्यादा थी, वो ऑलरेडी उनके अंदर एंटीबॉडी टाइटस अच्छा नहीं बना होगा, तो इसलिए हो सकता है उनमें हुआ। और नॉर्मली हम लोग बोले तो 99.9% में ये आपको बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन देती है। बट वैक्सीन की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे हम लोगों ने बताया, जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उनकी जो एफिकेसी है वो 60-70% से लेकर 95% तक है। मीन्स 30 से लेके 25 से 30% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वैक्सीन लग गई है फिर भी एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ है, उनके अंदर उतनी एंटीबॉडीज नहीं बनी है कि आपको वो इन्फेक्शन से या डिजीज से बचा सकें। तो इसलिए हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो हाथ धोना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलोअप करना हो, तो ये सब कंटिन्यू करना चाहिए जब तक हमारी समुदाय के अंदर, कम्युनिटी के अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, जब तक 60-70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाता। तो इसलिए वैक्सीन जरूर आपको बचा रही है, बट साथ साथ आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करना है।
प्रोफेसर सिन्हा, कई बार लोग घबराहट में कुछ भी हल्का सा लक्षण दिखने पे खुद ब खुद घर पे दवा लेना शुरू कर देते हैं, और खासतौर से कई लोग तो स्टेरॉइड्स वगैरह तक के लिए तरीके से उसको लेना भी शुरू कर देते हैं। ये कितने अपने आप में खतरनाक स्थिति है कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के लोग जो खुद से दवा लेना शुरू कर रहे हैं, ये अपने आप में एक दिक्कत तलब स्थिति हो सकती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके इस क्वेश्चन को इस तरह से समझाना चाहूंगा कि कोविड की जो बीमारी है उसको हम 3 स्टेजेस में एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब देखिए, माइल्ड में क्या होता है? माइल्ड में पेशेंट को फीवर हो जाएगा, बॉडी एक होगा, कुछ पेशेंट में देखा गया है कि उनमें लूज मोशन और वोमिटिंग होने लगता है। कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनकी स्मेल लॉस हो जाती है, टेस्ट लॉस हो जाता है, हेडेक होने लगता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और उनका सैचुरेशन नॉर्मल है, मोर देन 96% है ऑक्सीजन सैचुरेशन, और इस तरह की जो प्रॉब्लम है और सोर थ्रोट है, यूआरटीआई के सिम्टम्स हैं, तो उनको तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलना चाहिए या फोन पर डिस्कस करना चाहिए। और अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए फॉर कोविड। और ये भी देखा गया है कि अराउंड 80 to 85% जो पेशेंट हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स है। और अगर आपको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इस स्टेज में हम लोग प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को घर में ही रहना है, होम आइसोलेशन करना है और डॉक्टर के एडवाइस से दवाएं लेनी है। और जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप पैरासिटामोल लीजिए, होम आइसोलेशन में रहिए, अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर रखिए, और अगर अपना सिचुएशन नापते रहिए। अगर आपका ऑक्सीजन सिचुएशन बिलो 92 से हो जाता है और आपकी सांस फूलने लगती है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 पर मिनट हो जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, जोर से खांसी आने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपको कंफ्यूजन होने लगता है, उस कंडीशन में तुरंत आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करके नियर बाय हॉस्पिटल में आए। और ऐसी कंडीशन को मॉडरेट स्टेज कहते हैं और इसमें एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, या घर में ही डॉक्टर आपको ऑक्सीजन के लिए एडवाइस करेगा और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ आप अपना सिचुएशन मोर देन 95% मेंटेन करके रखें। और अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं डॉक्टर, तो हम लोग और टेस्ट करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे करते हैं रूल आउट करने के लिए कोई कोविड निमोनिया तो नहीं है। और स्पेशली इन द पेशेंट जो कोमॉर्बिड स्टेज होती है, जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, क्रोनिक स्वेटी डिजीज, तो इन तरह के पेशेंट में हम लोग ज्यादा ख्याल रखते हैं, या जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स है, और उनको एडमिट करके इंजेक्शन हम देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर जरूरत होती है। और फिर अगर वो इससे भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तब फिर हम उनको एनआईवी पे रखते हैं, और अगर उनका सिचुएशन मेंटेन नहीं करता है, बिलो 80% हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, सीवियर निमोनिया आता है, ARDS हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग उनको आईसीयू में रख के इंटूबेट मैकेनिकल वेंटिलेशन की अगर जरूरत होती है तो उसको भी हम लगाते हैं, वेंटिलेटर को भी लगाते हैं, और इस स्टेज को सीवियर स्टेज कहते हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि देखिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आप दवाएं ना लें, क्योंकि इस सेकेंड वेव में देखा गया लोगों ने घर पर ही अपने आप स्टेरॉइड शुरू कर दिया बिना डॉक्टर की सलाह लिए, माइल्ड स्टेज में ही। और जबकि रिकमेंडेशन है कि माइल्ड स्टेज में शुरू के 7-8 दिन कोई भी रोल नहीं है स्टेरॉइड का, बल्कि वायरल रिप्लिकेशन बढ़ जाने के कारण और डिजीज सीवियर हो जाती है, और जब लेटर ऑन स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है तो उतना इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। और इसी कारण हमने देखा इस बार काफी कॉम्प्लिकेशन हुए और स्पेशली म्यूकोरमाइकोसिस भी काफी ज्यादा नंबर में आई। तो ये मैसेज है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दवाएं लें। चलें, ठीक है। प्रोफेसर निगम, Rajesh Sehgal asked this question on our Facebook page. He says, if a patient has breast cancer and her oxygen level is 89, what should she do? ठीक है, तो अगर उन्हें कैंसर है और ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, मतलब कि उन्हें कोरोना है, मतलब अगर उनको कोरोना की जांच में पॉजिटिव आया तो कृपया करके वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाएं कि 93% से कम सैचुरेशन में, और जिसके साथ एक ऑलरेडी फैक्टर एसोसिएटेड है कि वो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेड पेशेंट हैं, तो उनकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी लोअर्ड है। इसलिए मेरी उनको सलाह यही है कि वो अपने मरीज को अस्पताल ले जाएं और वहां पे रखकर ही उनका इलाज करें, रादर देन घर पे रखने की बजाय।
जी डॉक्टर गुप्ता, एक समस्या बच्चों में खास तौर से पोस्ट कोविड देखने को मिल रही है कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को लेकर, MIS-C को लेकर ये कई केसेस हमने देखे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में आए हैं। इससे पहले फर्स्ट वेव में कई विदेशों में भी इस प्रकार की दिक्कतें बच्चों में देखने को मिली थी। इसको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन अभिभावकों को जिनके बच्चे कोरोना से ठीक हुए हैं लेकिन वो नई समस्या में इसमें ना पड़ने पाए? किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? डॉक्टर गुप्ता। देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें बच्चों के बारे में बात करें तो एक सिंड्रोम देखा जा रहा है 2 से 6 हफ्ते के बाद पोस्ट कोविड बच्चों में, जिसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, MIS-C। इसका बहुत कॉमन तो नहीं लेकिन रेयर, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे सिक हो जाते हैं। तो मदर्स को और पेरेंट्स को क्या चाहिए कि अगर आपका बच्चा कोविड था या सस्पेक्टेड कोविड था और ठीक होने के बाद उसको अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या उसको आंख लाल हो रही है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है, या उसकी टंग रेड हो रही है, या उसके लिप्स क्रिकल्स और रेड हो रहे हैं, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं कि हो सकता है आपका बच्चा इस सिंड्रोम से ग्रसित हो। या हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें सूजन आ गई है, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें पता लगता है हमें कि बच्चा इससे सस्पेक्टेड हो सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस और हाई सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ डेंजर साइन होते हैं जिनमें पेरेंट्स को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए कि अगर बच्चे को चेस्ट पेन है, या बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, या बच्चे को साइनेसिस हो रही है, मतलब उसका ब्लू डिस्कलेशन हो रहा है लिप्स का या फिंगर्स का, या बच्चा अराउजेबल नहीं, मतलब जग नहीं पा रहा है, या बच्चे को सीजर्स आ रहे हैं, या बच्चे को पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये ऐसे अलार्मिंग या डेंजरस साइन है। इट मीन बच्चा सिक हो सकता है। तो आपको तुरंत नियर बाई डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से, हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए। बच्चों को बचाना कैसे? सबसे ज्यादा तो अच्छा है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोविड ना हो पाए। अगर कोविड नहीं होगा तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम डेवलप नहीं होगा। तो हैंड हाइजीन के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में किस तरह ध्यान रखना है, डाइट का कैसे ध्यान रखें। पोस्ट अगर कोविड हो भी जाता है तो पोस्ट कोविड बच्चों का डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा प्रोपोर्शनल लेवल में मिलनी चाहिए। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट देने हैं, बच्चों को तरल पदार्थों का अच्छा सेवन करना है, उनको फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट जूस हैं, फ्रूट ताजे फल हैं, इन सब का अच्छे सेवन करना है। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत उनको जरूर ही नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाएं। ऑलराइट, प्लीज गो अहेड। प्रोफेसर सिन्हा, एक सवाल ये भी है, दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना का वायरस अपने आप में म्यूटेट कर रहा है, क्या हमारी वैक्सीन भी उस प्रकार से मॉडिफाइड की जा रही हैं, या जो वैक्सीन है वो हर प्रकार के म्यूटेटेड वायरस के तरीके पर उतनी ही प्रभावी है? प्रोफेसर सिन्हा। हाँ, देखिए, इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जितनी भी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, जैसे पहले देखा गया था यूके स्ट्रेन था, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था, ब्राजीलियन स्ट्रेन था, इंडिया में भी कुछ स्ट्रेन थे जो म्यूटेट हुए थे। तो ये देखा गया है, इंग्लैंड में भी स्टडी हुई है कि जो कोविशील्ड है वो इफेक्टिव है, ये जो यूके स्ट्रेन है और कुछ और स्ट्रेन है। तो अधिकतर तो ये देखा गया है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं, बट अगर कुछ स्ट्रेन अगर के अगेंस्ट ये पूरी तरह नहीं इफेक्टिव है तो उसके अगेंस्ट भी इनका इफेक्ट है। ये नहीं है कि नेग्लिजिबल इफेक्ट है। देयर इज अ इफेक्ट ऑफ वैक्सीन फॉर डिफरेंट वेरिएंट्स और म्यूटेशन, बट कुछ जो म्यूटेशन है जिनमें कम इफेक्ट है उसका, ये ऐसा लिटरेचर में बताया गया। जी, ऑलराइट। प्रोफेसर सिन्हा, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू यू। ये बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, शंकर लाल सोनर, इनके क्वेश्चन से ही लग रहा है। इनका सवाल बेसिकली ये कि मैं पहले पढ़ देता हूँ। मेरी पत्नी की उम्र 58 वर्ष है। 6 अप्रैल को इनको कोवैक्सीन का पहला टीका लगा था। हम समझते रहे कि कोविशील्ड लगी है और दूसरी डोज 3 महीने बाद लगेगी, किंतु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने पर पाया गया कि कोवैक्सीन लगी है। तो क्या ये अब दूसरा डोज लगवा सकते हैं? Basically people, if they miss their time period of the second dose and they exceed that for whatever reason, can they get vaccinated or do they have to start the process again? Amarji, it's a very good question, and I would like to tell that it's a kind of confusion. It should not be happened. So if they have taken first dose of Covaxin, they were under impression they received Covaxin on 6th of April, and then later on they found it was kind of Covishield. Is it the correct? This I am understanding. Is the correct question? Ji, right. Okay. That's right. Okay, so
what I suggest, if they miss the dose, like Covaxin generally we give after 4 to 6 weeks. That means after 1 month or 1.5 months. That's a duration for the second dose after receiving the first dose. But it has been mentioned in the literature and that if you miss the Covaxin even up to 6 weeks, so there is no problem. You can receive as soon as you get the chance. So now they can go to the center and they can receive the second dose. Okay. So they have to not miss the second dose. Immediately they have to go and receive the second dose. तो सोनल साहब आपने पहले तो गलती कर दी, आपको वही समझते रहे कि फलानी लगी है फलानी लगी, अब लगवा लें, जौन सी भी लगी है वो लगवा लें। जी, एक दर्शक हमारे साथ में संतोष कुमार नॉर्थ परगना से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से। संतोष जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मेरा फर्स्ट डोज वैक्सीन एक महीना 7 दिन पहले लगा हुआ है। वैक्सीन लगने के बाद 7-8 दिन तक 102 डिग्री बुखार कंटिन्यू था। मैंने कोविड टेस्ट का नेगेटिव था, तो मेरे को सेकेंड डोज लेना चाहिए कि नहीं? और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का कंपोनेंट एक है कि डिफरेंट है? जी डॉक्टर गुप्ता, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? इनका डोज कौन सी लिया आपने? वैक्सीन कौन, कोविशील्ड लिया, कोवैक्सीन ली है? कोविशील्ड। हाँ, तो कोविशील्ड आपको, अगर आप वैक्सीन लगने के बाद बुखार आया, आपको कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, तो आपको अपने शेड्यूल पे ही वैक्सीन लेनी है, मतलब 12 हफ्ते बाद आपको वैक्सीन की सेकेंड डोज लेनी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, वैक्सीन की दोनों डोज में सेम ही कंपोनेंट्स होते हैं, डोज सेम होती है, 0.5 ml देते हैं हम लोग, इंट्रामस्कुलर देते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जहां हम लोग नॉर्मली क्या होता है, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो लोकल साइड इफेक्ट थोड़े हो सकते हैं, जिसमें पेन, रेडनेस या स्वेलिंग हो सकती है। और जैसे आपको भी कभी कभी कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपको हुआ है कि हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, चिल्स के साथ हो सकता है, या फ्लू लाइक इलनेस हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मैलेज हो सकता है। नॉर्मली ये 3-4 दिन में सब्सिडाइज हो जाते हैं। ऐसा ही शायद आपको हुआ, आपकी जो इलनेस थी थोड़ा 1 दिन बढ़ गई है, तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं, आप अपनी सेकेंड डोज टाइम पे ही ले सकते हैं। जी डॉक्टर निगम, एक दर्शक हैं फेसबुक पेज पे सवाल कर रहे हैं कि उनकी उम्र 63 साल है और 2018 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। कई वो दवाएं खा रहे हैं, खासतौर से खून पतला करने की जो दवाएं होती है, इसके अलावा अन्य दवाओं के सेवन कर रहे हैं। ऐसे में क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो जानना चाहते हैं डॉक्टर निगम। हाँ, क्योंकि वैक्सीन के कारण कुछ लोगों के मन में मिथ्या है कि इसमें क्लॉटिंग पे फर्क पड़ता है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि उन्हें ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसका क्लॉटिंग पे वैक्सीन का कोई बहुत इफेक्ट होता है, तो वो अपने डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंगली ये वैक्सीन को ले सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन का फायदा इसमें ये देखा जाता है कि फायदा और नुकसान कितना है। तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जिस पैंडेमिक में हम चल रहे हैं, उसमें वैक्सीन लगवाना ही ज्यादा फायदेमंद है। अनलेस अंटिल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उन्हें जरूर जाना चाहिए। क्योंकि क्लॉटिंग पे इतना, ऐसे अगर हम सोचें तो हमारी प्रेगनेंसी में भी प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज होती है, तो ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन वैक्सीन लगवाने का ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू ना लगवाने का फायदा, तो उन्हें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। लेकिन जिस भी हृदय रोग विशेषज्ञ से वो सलाह ले रहे हैं या इलाज में चल रहा है, उनका भी एक बार उनसे भी परामर्श जरूर कर लें। जी प्रोफेसर सिन्हा, एक दर्शक हैं, वो फेसबुक पेज पे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने जब पहला डोज लिया था तो उसका मैसेज उनके पास नहीं आया, जब दूसरा डोज लिया तो उसका मैसेज उनका आया कि उन्होंने फर्स्ट डोज ले लिए। अब जब दूसरा डोज लिया तो उसके बाद वो पहले दूसरे डोज लेने का मैसेज आ रहा है। दैट मीन्स कि वो जानना चाहते हैं क्या वो तीसरा डोज भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास मैसेज ऐसा आ रहा है। कुल मिला के बात इतनी है कि लोगों को 2 डोज ही लगवानी है, या अगर बाय डिफॉल्ट किसी वजह से उनके पास कोई ऐसा मैसेज आ रहा है कोविन ऐप के माध्यम से, तो वो तीसरे के लिए जा सकते हैं। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नहीं आनंद जी, देखिए हम लोग ने डिस्कस किया पहले भी कि वी हैव 3 वैक्सीन इन आवर कंट्री। वन इज कोवैक्सीन, अनदर इज कोविशील्ड एंड नंबर 3 इज स्पुतनिक वी। तो तीनों वैक्सीन में 2 डोजेस दी जाती हैं। कोवैक्सीन में हम फर्स्ट डोज के 4 से 6 हफ्ते के बाद सेकंड डोज देते हैं। कोविशील्ड में फर्स्ट डोज के 3 से 4 महीने के बाद सेकंड डोज देते हैं, और स्पुतनिक में 3 से 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज देते हैं। जी, तो हमें अभी बूस्टर डोज का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, या कहीं भी वर्ल्ड में अभी बूस्टर डोज स्टार्ट नहीं हुआ, लिटरेचर में ऐसा नहीं है। तो आई थिंक उन्होंने अगर 2 वैक्सीन ले ली हैं तो वो बस
अपना 2 अपने आप वैक्सीन में के पर्याप्त साथ ही जी। उनका कोर्स कंप्लीट हो गया जी। है। अब उनको अभी तीसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आती जी, है। कोटा हो सकता है राजस्थान से फ्यूचर में दर्शक इस पर भी काफी स्टडी और रिसर्च चल रही है जी। कि आने वाले टाइम में कब बूस्टर डोज दिया जाए। और इसका मैं एग्जाम्पल इस तरह से देना चाहूँ कि देखिए, जो H1N1 की या इन्फ्लुएंजा शॉट जिसे हम कहते हैं, फ्लू शॉट कहते हैं, तो उसको हम ईयरली लेते हैं। आज जैसे हमने लिया, जैसे जनरली इंडिया में हम लोग सितंबर, अक्टूबर या फरवरी, मार्च में देते हैं और उसके 1 साल के बाद हम सेकंड डोज देते हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में ये जरूर इस पे काफी रिसर्च चल रही है कि कब हम 2 डोज के बाद बूस्टर डोज दें। तो जैसे ही रिकमेंडेशन आ जाती है जी, तब वो थर्ड डोज। बिल्कुल सर। एक दर्शक हमारे साथ विनय कुमार कोटा राजस्थान से जुड़ गए हैं। विनय जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं वाइफ के को कोविड हुआ था, उसके बारे में बात करना चाह रहा था। जी जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर नमस्ते। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरी वाइफ को कोविड हुआ था, 29 अप्रैल को हमने एडमिट कराया था। सीटी स्कोर 925 आया था। ऑक्सीजन हमें लगी नहीं, को हमारे को रेमडेसिविर लगे थे। उसके बाद 5 मई को हमें डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद से हम 15-15 दिन में डॉक्टर को दिखाया तो वो 2 गोली हमारे को दे रहा है। बट अभी क्या हुआ, हालांकि और कोई प्रॉब्लम नहीं, वीकनेस काफी है और शुगर है इनको। चले ठीक है। शुगर हाई बता रहे हैं और ब्रीदिंग इश्यू बता रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। जी, वीकनेस बता रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात है कि वो ठीक हो गई। पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप माइल्ड से मॉडरेट डिजीज थी, उनको सीटी स्कोर 9 था, मतलब मॉडरेट के आसपास था। साथ में वो हॉस्पिटल में रही हैं, उनको रेमडेसिविर लगाया तो रिकवरी अच्छी हो गई। बट उनके साथ एक कोमॉर्बिडिटी है, वो है डायबिटीज, शुगर है और शुगर उनकी बढ़ी हुई है। तो हम अभी देख भी रहे हैं कि पोस्ट कोविड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, चाहे म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। और खास करके ऐसे लोग जिनकी डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो कृपया करके उनकी शुगर जरूर कंट्रोल रखें। जो भी दवाइयां चल रही हैं शुगर की, वो चलने दें। अगर कोई डोज मॉडिफाई करनी है तो वो अपने डायबिटीज जो डॉक्टर है डायबिटीज का, उससे संपर्क करके शुगर की दवाई को मॉडिफाई करें। रेगुलर शुगर चार्टिंग करें, डाइट का ध्यान रखें, बाहर खुले में ना जाएं, घर में इंडोर हल्का व्यायाम कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पेड़ पौधों और धूल मिट्टी से दूर रहें और डाइट का अपना ध्यान रखें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो वीकनेस बता रहे हैं, वीकनेस नॉर्मली रहती है, कभी कभी 1-2 महीने तक वीकनेस रहती है, उसके बाद वीकनेस पूरा ठीक हो जाती है। जी, फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सिन्हा, प्रोफेसर निगम और डॉक्टर डीके गुप्ता, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बातों को सामने रखने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के आज हम कह सकते हैं कि तमाम जो बातें हैं कोविड को लेकर, उसको आपको कैसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना, इसको ध्यान रखना और वैक्सीनेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप आगे जरूर आए। एंड डोंट वरी टू मच, एंजॉय योरसेल्फ। नमस्कार। नमस्कार।